हेलो वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो न्यूज़ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि रशिया ने कैंसर के लिए वैक्सीनेशन खोज लिया है। मतलब अभी अगर आपने ये वैक्सीनेशन लगा लिया तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये वैक्सीन mRNA से जो कैंसर डेवलप होता है उसके खिलाफ कारगर है। जब इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो वहां पर पता चला कि ये वैक्सीन ट्यूमर को सप्रेस करता है और मेटासिस को भी प्रिवेंट करता है। और ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि इन्होंने एआई का यूज किया और उसके थ्रू ये मेडिसिन बना पाए। एआई क्या है, प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। इट्स लाइक योर रिसर्च ऑन स्टेरॉइड। मेडिकल की फील्ड में अगर आपने एआई डाल दिया तो आप ये बोल सकते हैं कि मेडिकल फील्ड स्टेरॉइड पे चली गई। मतलब अब उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है एआई की वजह से। इसके अलावा ये अपनी कंट्री में 2025 में ये वैक्सीन फ्री में बांटेंगे सब। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। फेडरल रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट घटाए हैं। अब जो पहले इंटरेस्ट रेट 4.5% हुआ करता था वो अभी 4.25 पर पहुंच गया है। अब कुछ लोग इसमें दो चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं। पहला तो ये फेड होता क्या है, हमको भी तो समझ में आए लोग इतना ज्यादा हवा क्यों मचाए हुए हैं। अगर आप फेड को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इट इज लाइक आरबीआई ऑफ यूएस। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बताता है तो ये बताता है कि इतनी इंटरेस्ट पर हम बैंक को लोन दे रहे हैं। ऐसे फेडरल रिजर्व बैंक ने बोला है कि हम लोग 4.25% पे बैंक्स को लोन देंगे, तो बैंक्स भी सस्ता लोन देगा आगे। बट वहीं पर एक प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जब वो सस्ता लोन आगे दे रहा है तो जो लोग वहां पर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उनको भी तो कम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स है वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि बैंक में रखने का ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। अब आप कहेंगे कौन इन्वेस्टर होगा जो बैंक में रखता है। गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज होती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग चाहते हैं कि हम पैसा ले ले और कहीं पर इन्वेस्ट करें और उस पैसे को बढ़ाएं। और अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग वहां पर पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग वहां से पैसा लेंगे उल्टा रखने की जगह। और जब ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो सारी चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और इसके आने के बाद इंडियन मार्केट में ब्लड बाथ चालू हो गया है। ऐसा नहीं, वहां के भी डो जोन्स और एसएनपी के इंडेक्स थे वो भी बहुत ज्यादा गिरे हैं। डो जोन्स 2.58% गिरा है और ये लगातार 10वें दिन तक गिरता ही रहा है। 1974 में ऐसा हुआ था और आज ऐसा हो रहा है। वहीं पर एसएनपी भी 2.95% गिरा है, मतलब अप्रोक्स 3%। और नाजडाक भी 3.56% गिरा है। वहीं पर यूएसए का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 74% तक स्पाइक हो गया था। हर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 3 क्वार्टर निकल गए। तीसरे क्वार्टर में भी लगातार इंटरेस्ट रेट को घटाया गया क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वहां से उठ रहा था। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि 2025 में हम लोग खाली 2 कट करेंगे। मतलब ऐसा है कि 4 क्वार्टर में से 2 बार तो ये लोग कट करेंगे ही करेंगे और नहीं भी कर सकते हैं, ताकि लोग यूएस में ट्रस्ट रखें और वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते रहे। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया ने बताया है कि उन्होंने विजय माल्या से 14,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिया है। और उन्होंने लोकसभा के सदन में ये बोला। जैसे उन्होंने ये बोला, विजय माल्या का ट्वीट आया कि यार मेरी जो किंगफिशर थी विद इंटरेस्ट उसको खाली 6,000 करोड़ रुपए देना था, फिर आपने इतनी ज्यादा रिकवरी क्यों कर ली। और उसने फिर वो भी बोला कि यार मुझे कुछ रिलीफ तो दो ताकि मैं इंडिया में आ सकूं। बट एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दी है कि इंडिया में कोई भी घोटाला करके बाहर नहीं भागेगा आप, क्योंकि अब बाहर भागे ना तो जितना पैसा आपको देना है ना उससे तो बहुत ज्यादा रिकवर करेंगे। और जो भी भाग रहा है ना वो भी 10 बार सोचेगा भी इंडिया से बाहर भागने में। कहीं ना कहीं पर ये गलत है, बट एक एग्जाम्पल सेट करना भी जरूरी था क्योंकि नीरव मोदी का केस हुआ और ऐसे बहुत सारे केस है जिनके ऊपर मिनिस्टर को कुछ शो तो करना था कि यार हम लोग अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पे। यूट्यूब ने क्लिकबेट वाले थंबनेल जो इंडिया में यूज होते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन चालू कर दिया है। अब इंडिया में हो क्या रहा था, बहुत सारे लोग थंबनेल में कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, इस कंट्री में ये हो गया, उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन को ये हो गया, कुछ भी थंबनेल डाल रहे थे। और जब उसमें क्लिक करके देखा जाता तो वैसा कुछ होता ही नहीं था। इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी और लोग फियर में आ रहे थे। अब ये मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए अच्छी बात भी है क्योंकि मैं क्लिकबेट वाले थंबनेल नहीं बनाता हूं। तो अगर दूसरे को रीच नहीं मिलेगी तो मुझे रीच मिलेगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पे। आप लोग हैशटैग्स मत यूज कीजिए क्योंकि जब भी आप हैशटैग यूज करते हैं ना तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल और अगली लगता है। अब इसके पीछे इनका कहने का रीजन ये था कि अभी एल्गोरिदम इतनी ज्यादा इवोल्व हो चुकी है कि वो कंटेंट को अपने आप ही कैटेगराइज कर देती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेटा वाले भी कुछ बोल ले तो मैं भी अपना हैशटैग यूज करना बंद कर दूं। और वहीं पर अगर यूट्यूब वाले भी कुछ बोल ले तो भाई मेरे भी हैशटैग्स कम हो जाए। इसके लिए भी रिसर्च लगती है, इसके लिए भी अलग से प्रॉम्प्ट लगता है। आप मुझे कमेंट बताइए कि क्या आप हैशटैग यूज करते हैं और क्या इसका वाकई में यूज है कि नहीं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पे। चैट जीपीटी ने घमासान मचा दिया है। उन्होंने अपना एक फीचर लॉन्च किया है जहां पर आप व्हाट्सएप से चैट जीपीटी यूज कर पाए। बेसिकली वो फीचर अभी इंडिया में लाइव नहीं हुआ है, बट आप देखेंगे तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में लाइव हो चुका है। उन्होंने क्या किया, अपना एक लैंडलाइन नंबर लिया है और उसको व्हाट्सएप पर रजिस्टर कर दिया है। तो जो भी उसके थ्रू मैसेज करेगा उसको चैट जीपीटी रिप्लाई देगा। अब जब आपने लैंडलाइन नंबर लिया है तो आपने कुछ और भी किया होगा। हाँ, इन्होंने क्या किया है,
उसको एक कनेक्शन दे दिया है चैट जीपीटी का। तो जो भी उस नंबर पे कॉल करेगा वो डायरेक्टली चैट जीपीटी से बात करेगा। मतलब जो लोग बोल रहे थे ना कि आपके पास एंड्रॉइड फोन ही होना चाहिए चैट जीपीटी को यूज करने के लिए, नहीं यार, आप तो कीपैड वाले से भी यूज कर सकते हैं। अब तो बस उस नंबर को डायल करना है और हो गया काम। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया में ये फीचर कब तक आता है, और जो भी लोग इस फीचर को यूज करना चाहते हैं उनको चैट जीपीटी में साइन अप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके फीचर जरूर लिमिटेड होंगे, बट आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग द अकाउंट। अब जब हम लोग वर्ल्ड वाइड न्यूज कवर कर ही रहे हैं ना, तो मैं आपको एक और रोचक तथ्य बता देता हूं अगली न्यूज से जुड़ा हुआ। वॉक्सवैगन की जो यूके वाली फैक्ट्रीज है ना, वहां पर लेबर ने स्ट्राइक कर दी है। अब आप में से बहुत सारे के पास वॉक्सवैगन की गाड़ी होगी, आप बोलते हैं वो बहुत अच्छी चलती है। मैंने जब अपनी फोर्ड खरीदी थी, वो भी उस समय की टॉप गाड़ी थी, बट वो यूके बेस्ड गाड़ी थी। पता है उसमें प्रॉब्लम क्या आई? उस कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। कारण ये था कि उनको यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही। अब वॉक्सवैगन के साथ ये पंगा हो रहा है, जो उनके चाइना के डीलर्स है ना, उन्होंने वॉक्सवैगन से गाड़ियां लेनी कम कर दी है। अब कारण ये कि चाइना टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इवोल्व हो चुका है और वहां की ईवी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको जरूरत ही नहीं है वॉक्सवैगन की। उनको जरूरत ही नहीं है ये जो गाड़ियां प्रोवाइड करने की, इससे भी एडवांस गाड़ियां वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। अब इसके चलते हुए वॉक्सवैगन ने अपने जो भी एम्प्लॉइज थे जो वहां फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनके वेजेस कम कर दिए, उनके पर्क्स कम कर दिए। तो इसको लेकर उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब ये दोनों बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। और अगर ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डाउनफॉल चलता रहा और चाइना डोमिनेट करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब सब जगह चाइना की फोन की जगह चाइना की गाड़ियां भी दिखेगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार यूएस बहुत इवोल्व है, यूएस का नाम है, ऐसा है वैसा है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यूएस शो ऑफ में सबसे ज्यादा आगे है, और सबसे ज्यादा पैसे वाले कहाँ हैं? अरब में। और अगर आप बोलेंगे टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे कौन है, तो मैं चाइना को उसका क्रेडिट देना चाहूँ। क्योंकि चाइना आपको बाहर से कैसा भी लगता हो, वहां पर जो टेक्नोलॉजी है ना वो वे एडवांस है, और वहां की जो रिसर्च है, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, सब बहुत ज्यादा आगे जा चुका। क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है चाइना के साथ, और हमारी जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, इसकी वजह से हमको पता नहीं चल पाता कि वहां पर हो क्या रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, रशिया, चाइना, ये जो ऐसे देश हैं जो कि थोड़ा क्लोज इकोनॉमी बन के रह गए। रशिया में तो हालांकि एक्सेस था, वो अभी यूएस ने सैंक्शन डाल के बंद कर दिया है और बहुत सारा उसका बिजनेस डाउन करने की कोशिश की है। बट चाइना तो खुद से ही ना इंस्टाग्राम यूज करता है, ना फेसबुक, ना गूगल। मतलब उसको दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, वो खुद के ही कुछ प्रोडक्ट बनाता है और उनको यूज करता है, और वो सबसे अच्छे भी काम करते हैं वहां पर। अब चल लेते हैं अगली न्यूज पर। माइक्रोसॉफ्ट ने 500,000 एनवीडिया की चिप खरीदी है। क्योंकि आपको पता है कि चिप्स का एडिक्शन कितना ज्यादा होता है, सबको क्रेविंग होती है चिप्स खाने की, तो उनको इतनी ज्यादा चिप्स परचेस करनी पड़ी। अगर इस नंबर को आप देखें तो उनके जो कॉम्पिटिटर ने जितनी चिप खरीदी ना, उससे भी डबल चिप माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है। और अगर आप 2023 के आंकड़े से उसको कंपेयर करके चले तो 3 गुना चिप खरीदी गई है 2024, और अभी 2024 खत्म भी नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा चिप और खरीदी जाएगी। मतलब एनवीडिया का बिजनेस कितना ज्यादा बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट खुद का माया एक चिप डेवलप कर रहा है ताकि उसको दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और यही कदम एप्पल भी लेता हुआ दिख रहा है, और सारे अदर प्लेयर्स भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कारण ये कि अगर वो दूसरों से खरीदते हैं तो उस पर क्या है, डिपेंडेंसी बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी में ही सबको लेना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर 6.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग इकट्ठी की है ताकि वो ये चिप बना सके। वहीं पर अगर अब मेटा की बात करें तो मेटा ने 224,000 चिप्स खरीदी है एनवीडिया से। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। आप सभी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और बहुत सारी एप्स यूज कर, पता है इसका डाउनलोडिंग नंबर है वो तो फॉल होता हुआ दिखा है, बट इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ ना वो बढ़ता हुआ दिखा है। टोटल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड जो मोबाइल ऐप से हुए हैं वो है 127 बिलियन डॉलर्स। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। ईयर ऑन ईयर ये 15.7% से इंक्रीमेंट हुई है। हालांकि जो डाउनलोडिंग हो रही है ऐप्स की, उसमें थोड़ा सा फॉल दिखा है, मतलब 2.3% का फॉल दिखा है। उसका कारण ये भी है क्योंकि एआई आ गया है, तो बहुत सारे लोग अपनी खुद की कस्टम ऐप बना रहे हैं, और ऐप्स इतनी ज्यादा आ गई मार्केट में, सैचुरेट हो चुका है मार्केट ऑलरेडी, और सिंगल ऐप ही इतनी अच्छे अच्छे फीचर्स निकालने लगा है कि यार दूसरी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ने लगी। iOS में 1.1% का डिक्लाइन है डाउनलोड में, और गूगल प्ले स्टोर पर 2.6% का। अब आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स है ना, वो टोटल ऐप्स का खाली 5% है, बट जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है ना उसका 48% इन ऐप्स ने जनरेट किया है। और जिस ऐप का नाम आपने सुना ही नहीं है ना, जैसे टेमो, उसके सबसे ज्यादा डाउनलोड है यूएसए में। मतलब हमको तो पता ही नहीं, और उसको सबसे ज्यादा डाउनलोड भी किया जा रहा है और यूज भी किया जा रहा है। यूएसए में उस ऐप को 48 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर आप iOS स्टोर की बात करें तो उसने 91.6 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू से कमाए हैं, और गूगल प्ले स्टोर की बात करें तो उसने 35.7 बिलियन डॉलर्स कमाए। जहां पर iOS ऐप स्टोर में 24% की ग्रोथ है, वहीं पर गूगल प्ले स्टोर में 1.5% की डी ग्रोथ है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। अमेजोन के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको ऐप डाउन मिलेगी? उनके वर्कर्स नहीं, उनके फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उन्होंने स्ट्राइक की है। न्यूयॉर्क सिटी,
एटलांटा, साउदर्न कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को एंड सकोई एंड इलियोस। यहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी अलग अलग जगह पे लोगों ने स्ट्राइक की तो वो कैसे की होगी। इसका कारण है कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स, ये एक ग्रुप है जो बेसिकली ड्राइवर्स, मजदूरों, इन सब लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। और इसका कुछ प्लान है, सब्सक्रिप्शन प्लान बोल लीजिए या फिर कुछ पैसा है जो इनको देना पड़ता है और वो इसके मेंबर बन पाते। तो इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया है। इनका कहना है कि हमको थोड़ा सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, हमारे वेजेस बढ़ाए जाए। अब ये लोग सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट बोल रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया जाता है जो उनके लिए सेफ्टी वाला नहीं होता है? ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ माल उठा के एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डालना हुआ, या फिर कुछ है जो मजदूरी वाला काम है जहां पर उनको वजन उठाना पड़ता है। तो वहां पर जब सर्वे किया गया तो पता चला कि यहाँ पर ज्यादा काम होता है ऐसा वाला। तो इनको बोलना है कि नहीं, हमको वो काम कम कराया जाए। अब ये तो पूरी अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। इंडिया में तो ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ तो है ना, बॉस कुछ भी कर ले, आदमी सिर झुका के काम करता रहेगा। और ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया लेवल पे स्ट्राइक करा सके वो तो इंडिया में बनने से रही। क्योंकि यहाँ क्या है ना, एक आदमी दूसरे आदमी का पैर खींचता रहता। वहीं पर अमेजोन का कहना है कि हमने डिस्प्यूट एड्रेस कर दिए हैं, तो जल्दी ही हम लोग फिर से काम चालू कर देंगे और हमारी जो सप्लाई है वो डिसरप्ट नहीं होने वाली। अब ये सब जो पंगा हो रहा है ना, ये 25 दिसंबर को लेके हो रहा है क्योंकि उस दिन क्रिसमस है। तो मजदूर चाहते हैं कि हम उस पर काम नहीं करेंगे तो इनकी रेवेन्यू गिरेगी और इनका नाम बदनाम होगा, तो हमको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब देखते हैं आगे की कहानी कहाँ तक जाती है। अब चलते हैं अगली चीज पे। श्रीलंका ने व्हीकल इंपोर्ट से बैन को हटा दिया है। अब मैं ये श्रीलंका वाली न्यूज इसलिए कवर करना चाहता था, मैं बोल रहा था कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन होती है या वहां पर कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जहां पर बहुत बड़ा गफला हो जाता है ना, तो वहां पर ये कदम भी उठाए जाने पड़ते हैं जहां पर व्हीकल इंपोर्ट को ही बैन कर दिया जाता है। एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था, वहां के जो शाही लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया। अब जब वो घोटाला सामने आया तो इकोनॉमी गिर रही थी, तो उन्होंने बैन इसलिए किया ताकि ये लोग पैसा बाहर ना भेजे और उसके थ्रू कुछ वस्तुएं ना खरीदे और वही पैसा वो अंदर ही इन्वेस्ट करते रहे। अब दिक्कत क्या हो गई थी, जैसे इन्होंने बैन लगाया, अभी जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें तो मेंटेनेंस आएगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बनने लगी। और जो वहां के डीलर्स थे जिनको उसी से रोजी रोटी चलती थी, उनका बिजनेस अफेक्ट होने लगा। वहीं पर जो वहां पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा था उसमें भी गिरावट आने लगी, तो उनकी पूरी इकोनॉमी उससे खराब हो गई। तो उसको उन्होंने 3 फेजेस में डील किया। उन्होंने बोला कि हम लोग इसको हटाएंगे, और पहले फेज में जब हम हटाएंगे, जब आप पब्लिक व्हीकल्स ले सकते हैं, मतलब किसी कंपनी को जो व्हीकल्स चाहिए वो ले सकते हैं। सेकेंड फेज में आप गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल्स ले पाएंगे, मतलब इंपोर्ट कर पाएंगे। और फिर आप पर्सनल व्हीकल भी ले पाएंगे, वो होगा फरवरी 2025। अब आप सोच सकते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जब गिरती है ना तो क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। बैन कैपिटल जो जापान की कंपनी है वो होस्टाइल टेक ओवर करने वाले हैं फूजी सॉफ्ट। अब ये होस्टाइल टेक ओवर होता क्या है, एक तो आप विलिंगली कंपनी बेचना चाहते हो और कोई आपको पैसा दे रहा है, उसको आप फ्रेंडली टेक ओवर बोलेंगे। अब होस्टाइल टेक ओवर क्यों और कैसे होता है, मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं कि मान लो आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आप उसके हेड है, आप बोर्ड मेंबर्स है और वहीं पर उसके शेयर होल्डर्स है। अब बोर्ड मेंबर्स नहीं चाहते कि वो ये कंपनी किसी को बेचे, बट आपकी कंपनी अच्छी भी नहीं कर रही, तो बोर्ड मेंबर को ये डिसाइड करना पड़ता है ठीक है हम लोग बेचे, बट कौन राइट कैंडिडेट होगा जिसको हम बेचे। अब आपने किसी के साथ डील फिक्स कर ली कि ठीक है मैं 1000 रुपीज पर शेयर के साथ इसको बेचना चाहता हूँ, मतलब बोर्ड मेंबर्स ने। बट कोई कंपनी है जिसको लगता है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और मुझे इसको टेक ओवर करना चाहिए, बट बोर्ड मेंबर्स ये नहीं चाहते कि मेरी कंपनी को वो पर्टिकुलर कंपनी खरीदे। तो वो कंपनी क्या करती है, वो शेयर होल्डर्स के पास जाती है और वो बोलते हैं ये लोग 1000 में डील कर रहे हैं ना, मैं 1050 आपको दे रहा हूँ, आप ये कंपनी मुझे दे दी। इसे बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। बेन ने 9600 युआन ऑफर किए पर शेयर के, वहीं पर केकेआर ने जो ऑफर किया है वो क्या है 9451। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, फूजी सॉफ्ट चाहती है कि वो अपने आप को केकेआर को बेचे, बट जो केकेआर का प्राइस है ना वो मैच नहीं हो पा रहा है, तो फिर इनको जाना तो पड़ेगा और बेंस ही उसको खरीदेगा। तो इससे एक लेसन मिल जाता है कि बोर्ड मेंबर्स अलग होते हैं और इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, और अल्टीमेटली जब चलने की बारी आती है तो इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स की ज्यादा चलती है। अब उसके अलावा जापान में ऐसी चीजें जनरली होती नहीं है, और ये जब चीजें हो रही है ना तो वहां पर एक कहीं न कहीं बिजनेसेस को एक लर्निंग लेसन देके जाएगी कि आगे ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब केकेआर इसलिए खरीदना चाहती है क्योंकि वो ऑलरेडी 34% फूजी सॉफ्ट का ऑन करती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। एप्पल ट्रांजिशन कर रहा है इन हाउस ब्लूटूथ एंड वाईफाई चिप्स पर, और उस चिप का इन्होंने नाम दिया है प्रॉक्सिमा। अब ये लोग उस फील्ड में इसलिए जाना चाहते हैं कि करंटली ये लोग ब्रॉडकॉम और क्वालकॉम पर डिपेंडेंट है अपनी ब्लूटूथ, वाईफाई और सेल्यूलर मॉडेम्स के। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मोबाइल होता है उसमें एक ही चिप नहीं होती, मल्टीपल चिप्स होती है। एक चिप रहती है जो वाईफाई का काम करती है, एक चिप रहती है जो ब्लूटूथ का काम करती है, एक चिप रहती है जो आपका सेल्यूलर मॉडेम का काम करती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सेल्यूलर या फिर वाईफाई, ये इन तीनों चिप में से कोई भी खरीदने जाते तो वो अपनी चिप बेचते हैं, बट उन्होंने जो डेवलपमेंट किया होता है ना वो 1 फिट फॉर ऑल के तहत किया रहता है। मतलब वो लोग एंड्रॉइड को भी सेम बेचते हैं, iOS को भी सेम बेचते हैं
और अदर लोगों को भी सेम बेचते हैं। अब एप्पल चाहता क्या है, क्योंकि वो कस्टम सॉल्यूशन बनाता है, उनका खुद का इकोसिस्टम है, तो उनको ऐसे वन फिट फॉर ऑल नहीं चाहिए, उनको एक ऐसी चिप चाहिए जो एप्पल के अंदर स्मूथली इंटीग्रेट हो जाए। मतलब आप ये बोलिए कि M1 के अंदर ही ब्रॉडकॉम वोडकॉम सब चीजें आ जाए, तो वो चाहते हैं कि वही चिप अगर M1 के साथ बन सके, मतलब M1 के अंदर ही आ जाए, तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसमें एनर्जी भी बचेगी, क्योंकि अलग अलग अगर जगह चिप रहेगी तो यहाँ से वहां तक कम्युनिकेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना पड़ता है, जिसमें बैटरी कंज्यूम होती है, प्लस टाइम भी लगता है। अगर ये इन हाउस बिल्ड हो जाएगी, मतलब एक सिंगल चिप के अंदर ही रहेगी, तो आपकी बैटरी और टाइम बचेगा, मतलब चिप्स और ज्यादा फास्ट हो जाएगी और बैटरी लाइफ भी उसकी बढ़ जाएगी। और एप्पल का इकोसिस्टम आपको पता है, अगर वो ये सेम चीजें सबके साथ इंटीग्रेट कर देता है तो उसको कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। प्रॉक्सिमा चिप के लिए भी इन्होंने TSMC को बोला है कि आप इसको बनाइए। अब 2025 में जो आईफोन 17, एप्पल टीवी और होमपेड मिनी लॉन्च होंगे, उसके अंदर ये चिप आएगी, और 2026 में प्लान कर रहा है कि आईपैड और मैक में भी इस चिप को इंटीग्रेट किया जाए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। परप्लेक्सिटी AI ट्रिपल इट्स वैल्यूएशन इन अबाउट 6 मंथ्स विद लेटेस्ट $500 मिलियन फंडिंग। जनवरी 2024 में $520 मिलियन परप्लेक्सिटी ने मार्केट से फंड रेज किया था। वहीं पर जून 2024 में $3 मिलियन इन्होंने मार्केट से इकट्ठा किए थे, और उसमें उन्होंने सॉफ्ट बैंक से भी फंड उठाया था। जून में जो फंड राउंड था वो सेकेंड राउंड था, और अभी दिसंबर में अगेन उन्होंने $9 बिलियन का फंड उठा लिया। अब सोचिए, इतने सारे लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो AI इंडस्ट्री कितनी बड़ी, और कितने लोग इस पर बैट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी आगे जानी चाहिए। आप सबने ये सोचा होगा कि जेफ बेजोस, वो भी एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, उनका कोई एक ऐसा AI नहीं आया है। रूफस जरूर उन्होंने निकाला है, बट वो भी इतना जनरल टर्म्स में यूज नहीं होता, वो भी अमेजोन के अंदर ही यूज होता है। तो जेफ बेजोस ने भी परप्लेक्सिटी में अपना पैसा लगाया है, और वो भी उसके एक इन्वेस्टर है। परप्लेक्सिटी के पास 15 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है, और इन्होंने कार्बन नाम का जो एक स्टार्टअप था उसको भी एक्वायर किया है, ताकि ये अपनी सर्च कैपेबिलिटी बढ़ा सके। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। यूके में एक AI बेस्ड कैमरा टेस्ट किया गया, जो उन लोगों को डिटेक्ट करता है जो ड्रिंक करके गाड़ियां चलाते हैं, उनके बिहेवियर के आधार पे। मतलब कोई आदमी ऐसे ही बिल्कुल झूम रहा है ना, तो उसको पकड़ के बता देगा कि इसने दारू पी रखी। अब ऐसा कोई इमीडिएट नहीं होता है, एक्चुअली ये डिटेक्ट करता है, और नियर बाय जो भी पुलिस की व्हीकल है उसको सिग्नल दे देता है कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, तो वो लोग जाके वहाँ पर चेक करते हैं, और जैसे स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। और इस चिप को एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी बना रही है, और वो शुरू से ही गवर्नमेंट को बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती आई है, जिसमें ये भी एक है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर, और ये न्यूज होने वाली है एप्पल के बारे में। आप सबने बाइट डांस का नाम सुना है, शायद नहीं सुना होगा। क्या आपने टिकटॉक का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है ना। तो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइट डांस। अब एप्पल बाइट डांस से बात कर रहा है कि जो आपका AI है ना, वो हमारे आईफोन में इंटीग्रेट। अब ऐसी क्या नौबत आ गई, इनके पास तो चैट जीपीटी है ना, बट ये बात कर रहा है चाइना की, क्योंकि चाइना में चैट जीपीटी नहीं चलता। जैसा मैंने पहले बताया ना, चाइना में कोई भी बाहर की टेक्नोलॉजी वो लोग चलने ही नहीं देते, तो ये चाहते हैं कि चैट जीपीटी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो बाइट डांस अपना AI उसमें इंक्लूड कर दे। अब कारण क्या है, वहां पर हुवेई और अदर ब्रांड्स भी अपना फोन निकाल रहे हैं, और उसमें सब में AI टेक्नोलॉजी आ गई। अब एप्पल पीछे रह गया, क्योंकि वो वहां पर AI इंक्लूड नहीं कर सकता, और अगर एप्पल ये स्टेप नहीं लेता है तो वो वहां की रेस में पीछे रह जाएगा, और लोग उस फोन को यूज करना ही बंद कर देंगे। और उनको पता है कि चाइना कितना बड़ा मार्केट है, तो उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी Q3 में रिसेशन में चली गई है, और ये बैक टू बैक क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है 1.1% का। 1991 में ऐसा हुआ था, और ये अभी हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोग पेंडेमिक का सिनेरियो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो यूनिक सिनेरियो, और वहां पर भी यही चीज चल रहा है। वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट थे ना, उनको घटाया गया 125 बेसिस पर। वहां के इंटरेस्ट रेट 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म होते होते 3% तक चले जाए। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ गया है, और वहां रहने वाली लोगों की पर कैपिटा इनकम 4.6% से घटी है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो 15 साल के लो पर पहुंच चुकी, और हम लोग बोल रहे हैं कि रुपी डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, रुपी डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा है, बट अगर आप वहां की करेंसी को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहां की करेंसी कितनी वीक है। $1 के बदले 1448.9। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग चीजें। मैं साउथ कोरिया की बात कर। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में यही बताया जा रहा है कि खाली इंडिया में ही ऐसा डाउनफॉल आ रहा है, ऐसा आउटफ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को देख लेना भी जरूरी है। मैंने आपको न्यूजीलैंड का बता दिया, मैंने आपको श्रीलंका का बता दिया, मैंने आपको साउथ कोरिया का बता दिया, ताकि आपको पता रहे कि ग्लोबली हम लोग कहाँ पर है। और ऐसा नहीं कि यूएस भी कुछ अच्छा कर रहा है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ना, वो जारी है। अब साउथ कोरिया की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने मार्शल लॉ वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था। अब मार्शल लॉ के चलते इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर कॉन्फिडेंस कम जताया, और वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया, और वहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है, तो मार्शल लॉ
अपने यहाँ के प्रेसिडेंट रूल के बराबर होता है। मतलब जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, वैसा वाला ही मार्शल लॉ होता है। अब आ जाते हैं एक और यूनिकॉर्न की न्यूज पर। वेदांतु ने 157 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अभी तक अक्टूबर में उन्होंने 19 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा किए थे। उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी जो थी पेडागोगी। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट उन्होंने उसके जो रिमेनिंग शेयर थे 9.32 वो भी एक्वायर कर लिए। अभी जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि अनअकैडमी भी ऑफलाइन पे गया था, मतलब पहले उन्होंने ऑनलाइन से चालू किया, फिर उन्होंने ऑफलाइन सेंटर चालू किए और ऑनलाइन की प्रेजेंस को कम किया। और सेम मॉडल ये भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपने ऑफलाइन सेंटर्स चालू कर दिए हैं और ऑनलाइन की प्रेजेंस को ये लोग कम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन की भी एक लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप अनलिमिटेड स्केल कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर फिर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ जाता है। और जो आपकी ऑफलाइन प्रेजेंट है ना, वहां पर ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाता है और लोग उस पर्टिकुलर ओरा को देखते हुए आते। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। बॉम्बे शेविंग कंपनी ने 62 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मैंने इनका एक प्रोडक्ट खरीदा था, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा, 2 दिन में वो खराब हो गया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि ये स्किन, हेयर, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। अब जो इन्होंने लॉस किया है 62 करोड़ का, वो इंप्रूवमेंट है 22% फाइनेंशियल ईयर 2023 के लॉस से, जो उस वक्त 80.25 करोड़ था। इन्होंने टोटल रेवेन्यू 225 करोड़ जनरेट किया है और वो ग्रोथ है 27.38% की, जो पिछले साल 177.30 करोड़ था। इनकी टोटल रेवेन्यू अदर इनकम को इंक्लूड करके 233 करोड़ की हुई है, जो पिछले साल 182.4 करोड़ की थी। हाँ, और देखने वाली बात ये होगी कि इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, वो भी इंक्रीज हुआ है 34%। तो देखते हैं आगे प्रॉफिटेबल रहती है या लॉस में रहती है। अब आ जाते हैं हमारी फेवरेट न्यूज पर, सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स 1.49% आज गिर गया। निफ्टी 50 भी 1.52% गिरा, 364 पॉइंट्स। और निफ्टी बैंक भी 816 मतलब 1.58% गिर गई। यार मार्केट का हाल बुरा है। लास्ट वीक में है ना, हालत ही खराब कर दी। ये वीक को लास्ट वीक मिला लो, बीच में कहीं पर लग रहा था कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट जैसे ये फेड की न्यूज आने वाली थी ना, उसके बाद तो मार्केट ऐसा गिरा कि ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।